नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत चौहान एजुकेशन पॉज में आप सभी का स्वागत करता हूं। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 10 वाटर इन द एटमॉस्फेयर। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वाटर किस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है और इस कंडेंसेशन क्या होती है, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, क्लाउड्स कितने टाइप्स के होते हैं, प्रेसिपिटेशन कितने तरीके से हो सकती है, कैसे होती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं। एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट होता है इसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होता है और ये इसका परसेंटेज 0 से 4% तक वेरी करता है। जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में वो 0 से 4% तक वेरी करता है बाई वॉल्यूम। और ये वाटर वेपर टोपोग्राफी के हिसाब से चेंज भी होता है। लैटिट्यूड चेंज होगा तो वाटर वेपर की परसेंटेज भी बढ़ेगी और कम होगी। और ये वाटर वेपर वेदर फिनोमिना में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रेसिपिटेशन होगी वाटर वेपर से ही और ड्यू भी बनेगा, इसी से फॉग बनेगा। तो ये आगे हम देखेंगे कैसे वेदर फिनोमिना में रोल प्ले करता है। अब ये जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में तीन फॉर्म में होता है। सॉलिड यानी कि आइस के फॉर्म में, लिक्विड वाटर हो गया, गैस ये वाटर वेपर होती है। तो वाटर वेपर तीन फॉर्म में प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में। ये जो वाटर है एटमॉस्फेयर में ये लगातार एक्सचेंज होते रहता है। किसके बीच में? कॉन्टिनेंट्स, ओशन और एटमॉस्फेयर, इन तीनों में ये एक्सचेंज होते रहता है। कैसे? ये मान लेते हैं ओशन है, ये लैंड हो गया कॉन्टिनेंट, इस पे कुछ प्लांट्स हैं और ये एटमॉस्फेयर हो गया। ओशन से इवेपोरेशन होगा क्योंकि वाटर स्ट्रेस ज्यादा है तो यहाँ पे इवेपोरेशन होगा, तो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाएगा। लैंड से ट्रांसपिरेशन होगा या इवेपो ट्रांसपिरेशन होगा तो फिर वाटर वेपर जाएगा एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है तो ये जब कंडेंस होगा, ये कंडेंस होगा तो एक क्लाउड बनाएगा और क्लाउड बनाएगा तो बारिश होगी, बारिश होगी तो फिर वो वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो गया तो ये या तो ओशन में आ गया या लैंड पे आ गया। तो इस तरीके से एक्सचेंज होते रहती है वाटर की। ये जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में इसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी इज वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। और ये ह्यूमिडिटी ओशन के ऊपर ज्यादा होती है, मतलब ओशन में ये ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे वाटर प्रेजेंस ज्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होती है, इसलिए ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है। और ह्यूमिडिटी को एक्सप्रेस किया जाता है कुछ तीन टर्म्स हैं उसको एक्सप्रेस करने के: एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो देखते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वो है, जैसे मान लेते हैं कि एक यूनिट ऑफ वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम हम एयर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये एयर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब एयर है। अब इसमें हम देखेंगे कि कितने ग्राम इसमें वाटर प्रेजेंट है। तो जितने ग्राम वाटर प्रेजेंट होगी एक यूनिट ऑफ वॉल्यूम में उसे हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं और इसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 ग्राम वाटर है, तो क्या बोलेंगे? यहाँ की एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 10 है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गई एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है, वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम में कितना भी मास हो सकता है हमें नहीं पता, हमें उससे लेना देना ही नहीं है, हमने वॉल्यूम को ही एक यूनिट मान लिया है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है? हम यहाँ पे वॉल्यूम नहीं लेते, वॉल्यूम नहीं लेते हम इसमें अमाउंट ऑफ एयर लेते हैं, अमाउंट ऑफ एयर। तो मान लेते हैं कि हम 1 किलोग्राम एयर ले लेते हैं। अब इसका वॉल्यूम कितना भी हो सकता है, हमें वॉल्यूम से नहीं लेना देना। अब 1 किलोग्राम हमने एयर ही ले लिया तो एयर है ये 1 किलोग्राम। अब इसमें देखेंगे कि कितने ग्राम वाटर है, कितने ग्राम वाटर है। अब ये जितने ग्राम वाटर 1 किलोग्राम ऑफ एयर में होगा उसी को बोलेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम ऑफ एयर में
100 ग्राम वाटर वेपर है, 100 ग्राम वाटर है, तो यहां की ह्यूमिडिटी होगी 100 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ एयर। तो ये हो गई स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये होती है परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मान लेते हैं किसी एयर पार्सल की कैपेसिटी है 100 ग्राम ऑफ वाटर होल्ड करने की, मतलब ये एयर पार्सल 100 ग्राम ऑफ वाटर मैक्सिमम होल्ड कर सकता है, लेकिन अभी इसके पास 50 ग्राम 50 ग्राम ही वाटर प्रेजेंट है इसके एयर पार्सल में पूरे। तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी 50, क्योंकि अभी 50 ही है, और मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 100 की, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50 ही आ जाएगा। तो मतलब इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50। तो ये सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली टर्म है। जब भी बोला जाता है अभी, मतलब करंट न्यूज में जब भी बोला जाता है कि ह्यूमिडिटी अभी एटमॉस्फेयर में 70 है, 60 है, 50 है, तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की ही बात होती है। तो ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला टर्म है। अगर एयर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ये मैक्सिमम मॉइस्चर होल्ड किए हुए है, मतलब इसमें मैक्सिमम अपने कैपेसिटी पे है, तो इसको बोलेंगे कि एयर सैचुरेटेड है, इससे ज्यादा अब मॉइस्चर वो होल्ड नहीं कर सकता। मतलब अगर एयर पार्सल्स अपने फुल कैपेसिटी में वाटर होल्ड किए हैं तो उसको बोलेंगे कि एयर सैचुरेटेड है। और ये जिस टेम्परेचर पे सैचुरेटेड होता है वाटर एयर, मतलब द टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन अकर्स, ये सैचुरेशन जिस टेम्परेचर पे अकर होता है उसे हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। तो इसे ड्यू पॉइंट बोलते हैं जिस टेम्परेचर पे ये सैचुरेशन आती है, तो ये ड्यू पॉइंट हो गया। अब देखते हैं इवेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या होता है। जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है एटमॉस्फेयर में ये ऐड होता है अगर इवेपोरेशन होती है। अगर इवेपोरेशन हुई तो एटमॉस्फेयर में ऐड होगा वाटर वेपर, और अगर कंडेंसेशन हुआ तो ये माइनस होता है एटमॉस्फेयर से वाटर, कंडेंसेशन हुआ तो इवेपोरेशन होगा तो एटमॉस्फेयर में वाटर ऐड होगा, और कंडेंसेशन होगा तो बारिश के थ्रू पानी वो एटमॉस्फेयर से फिर नीचे चला आएगा। तो इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। और ये इसका कारण क्या है? हीट इज द मेन कॉज फॉर इवेपोरेशन। मतलब ये वाटर है, वाटर में अगर हीट कुछ दे दिया जाए, हीट सप्लाई कर दिया जाए, तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर वेपर में। इसलिए गर्मियों के दिनों में, गर्मी के दिनों में हमारे तालाब, खेत बहुत जल्दी जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि हीट सप्लाई ज्यादा होता है गर्मी के टाइम में, तो वाटर वाटर वेपर बन के एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और फिर कंडेंस होके वो नीचे आता भी है क्योंकि बारिश होती है। कंडेंसेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एयर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होता है वो जब वाटर में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। और ये कंडेंसेशन होता भी क्यों है? क्योंकि हीट लॉस होता है, हीट लॉस होता है, इसलिए ये वाटर वेपर वाटर में फिर से कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने देखा था कि वाटर वेपर वाटर में कैसे कन्वर्ट, सॉरी, वाटर वाटर वेपर में कैसे कन्वर्ट होता है। अब कंडेंसेशन का देखते हैं। ये है वाटर वेपर, वाटर वेपर जब इसका कंडेंसेशन होगा तो क्या क्या होगा? इसमें वाटर निकलेगा, एक तो वाटर बनेगा, कंडेंसेशन होगा तो, कंडेंसेशन होगा तो, और प्लस हीट लॉस होगा, हीट लॉस। हीट लॉस ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो वाटर वेपर को जब कंडेंस करते हैं तो बनता है वाटर, और कुछ हीट लॉस होता है जो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो ये होगी कंडेंसेशन। अब ये कंडेंसेशन कुछ इस तरीके से आ, होता है एटमॉस्फेयर में। कब होता है ये? जब मॉइस्ट एयर, मतलब मॉइस्चर, एयर में मॉइस्चर हो और वो राइज करे अपवर्ड, मतलब ऊपर उठे, तो जब ऊपर उठती है हवा तो ये एक्सपैंड होती है, इसका वॉल्यूम बढ़ता है। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो इसका टेम्परेचर गिर जाता है,
और ये इसमें से हीट कुछ निकलता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है और ये बादल बनती है और फिर ये बारिश होती है। तो इस तरीके से कंडेंसेशन होता है। एक तो मॉइस्ट एयर ऊपर उठेगी, राइज होगी अपवर्ड और एक्सपैंड होगी, तो कंडेंसेशन होगा। दूसरा, जब मॉइस्ट एयर किसी कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आ जाए, कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आ जाए, मॉइस्ट एयर, इसमें मॉइस्चर ज्यादा हो तो ये टेम्परेचर गिर जाएगा, तो ये कंडेंसेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से जब मॉइस्ट एयर कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आ जाए तो कंडेंसेशन होती है। और या फिर वार्म एयर और कोल्ड एयर मिक्स हो जाए। हमने देखा था जब हमने फ्रंट्स पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास जब इंटरैक्ट करते हैं तो कैसे फ्रंट्स बनते हैं, तो वहां देखा था। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, कंडेंसेशन जब भी होगा, जब भी कंडेंसेशन होता है एटमॉस्फेयर में, तो वो किसी पार्टिकल, अब वो पार्टिकल डस्ट का हो, स्मोक का हो, कार्बन डाइऑक्साइड का हो, किसी का भी पार्टिकल हो, उसी के आसपास होता है। तो ये एटमॉस्फेयर में कुछ पार्टिकल्स हैं, ये एक पार्टिकल है और इतने एरिया में कुछ बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, और ऐसे बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, जिससे क्लाउड्स फिर बन जाती हैं। तो कंडेंसेशन जब भी होता है किसी पार्टिकल के अराउंड होता है, तो ये वाटर पार्टिकल इसी में अटैच हो जाती है और ये क्लाउड का फॉर्म ले लेती है। तो इसी को कहते हैं या तो कंडेंसेशन न्यूक्लियाई या हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो ये हो गए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। जब भी कंडेंसेशन होता है वाटर वेपर का एटमॉस्फेयर में, तो या तो वो ड्यू का फॉर्म लेगा, या फिर फ्रॉस्ट का फॉर्म लेगा, या फॉग का फॉर्म लेगा, या क्लाउड का फॉर्म लेगा। तो कोई ना कोई एक इनमें से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ये वाटर वेपर। अब हम देखते हैं कि जब कंडेंसेशन होती है तो ये कौन कौन से फॉर्म, ये क्या क्या है, ड्यू क्या है, फ्रॉस्ट क्या है, फॉग क्या है, ये क्या है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि कंडेंसेशन के बाद किस फॉर्म में जाता है ये वाटर वेपर। सबसे पहले देखते हैं कि वाटर वेपर अगर ड्यू में कन्वर्ट हो गया कंडेंसेशन के बाद, तो ड्यू क्या है? When the moisture is deposited in the form of water droplets on cooler surfaces of solid objects such as stones, grass blades, plant leaves, it is known as dew. आपने देखा होगा अक्टूबर या नवंबर के महीने में होता है कि धान की कटाई उस टाइम लगी रहती है। नॉर्दर्न इंडिया में धान की कटाई उस टाइम हो रही होती है। तो किसान क्या कहते हैं कि सुबह में हम धान नहीं काटेंगे, क्योंकि धान के पत्तों पे वो अभी पानी लगा होगा। तो वो जो पानी लगा रहता है ना धान के पत्तों पे, वो ड्यू होता है। तो वो उनको पता होता है कि अगर अभी सुबह सुबह धान काट देंगे तो इसमें ड्यू लगा है, पानी लगा है, पत्तों में पानी चिपका है, तो उसको अगर ऐसे काट के रख देंगे तो डैमेज हो जाएगी स्ट्रॉ। तो इसलिए वो धान की कटाई सुबह नहीं करते, वो दोपहर को करते हैं। तो ये होती है ड्यू। अब ड्यू बनने के कुछ फेवरेबल कंडीशन है। कौन कौन से कंडीशन है? क्लाउडलेस स्काई, मतलब आसमान में बादल ना हो। इससे क्या होगा, अगर आसमान में बादल ना हो तो जो हीट लॉस होगा अर्थ से, वो सीधे आसमान में चला जाएगा, टकरा के वापस नहीं आएगा। ये सब हम पढ़ चुके हैं। लॉन्ग नाइट्स, रात जितनी लंबी होगी उतना हीट लॉस ज्यादा होगा, देर तक होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि सितंबर अक्टूबर के महीने से क्योंकि रातें लंबी होने लगती हैं तो ड्यू पड़ना स्टार्ट हो जाता है। काम एयर, शांत वातावरण होना चाहिए, मतलब हवा तेज नहीं होनी चाहिए, तो ये ड्यू फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल होता है। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए। इसीलिए सितंबर के महीने में आपने देखा होगा क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है सितंबर के महीने में, तब से ड्यू पड़ना स्टार्ट हो जाता है। आप अगर खेतों में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि पत्तों पे, पौधों के पत्तों पे या फिर घास वास के पत्तों पे, वहां पे पानी के ड्रॉपलेट्स, वाटर के ड्रॉपलेट्स लगे रहते हैं पत्तों पे, वो ड्यू ही होता है। अब ड्यू के फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी है कि जो टेम्परेचर है, जो ड्यू पॉइंट है, वो फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर हो। नहीं तो क्या होगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट से अगर नीचे हो गया टेम्परेचर तो ये फ्रॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रॉस्ट, ये देखते हैं क्या है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट फॉर्म्स ऑन कोल्ड सर्फेसेस व्हेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट से अगर ऊपर हो गया कंडेंसेशन तो बन जाएगा ड्यू, और अगर कंडेंसेशन फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे बन गया तो बन जाएगा फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट
फ्रॉस्ट एक्चुअली वो फ्रोजन ड्यू ही होता है, लेकिन वो कंडेंसेशन होती है फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे, तो फ्रॉस्ट बन जाता है। फॉग, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ थिन क्लाउड consisting of very small water droplets which remain suspended in air close to the air close to the surface of the earth। तो अर्थ सरफेस के पास जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो फ्रोजन फॉर्म में सस्पेंडेड होते हैं, ये सस्पेंडेड होते हैं और ये क्लाउड जैसे दिखते हैं। ऑफ कोर्स ये बहुत थिन होते हैं, तो हमें क्लाउड बिल्कुल महसूस नहीं होता कि ये क्लाउड है, लेकिन थिन होते हैं इसलिए। लेकिन अगर ये बहुत थिक हो जाए तो क्लाउड होता है। तो ये क्लाउड जैसे दिखते हैं और इसमें स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड होते हैं। तो जो ठंडी के दिनों में हम फॉग देखते हैं, कोहरा देखते हैं ना, वही है फॉग, और यही है क्लाउड का थिन वर्जन। ये जो फॉग है क्लाउड का थिन वर्जन है, अगर ये थिक हो जाए तो क्लाउड हो जाता है। तो ये हो गया फॉग, ये ठंडी के दिनों में कोहरा जिसको बोलते हैं वो फॉग है। मिस्ट, ये भी एक फॉग ही होता है, लेकिन ये इस मिस्ट की डेंसिटी फॉग से लेस होती है, मतलब कम होती है। तो इसमें विजिबिलिटी होती है, मिस्ट की विजिबिलिटी ज़्यादा होती है मिस्ट में, और ये ज़्यादातर हमें पहाड़ों में देखने को मिलते हैं मिस्ट। स्मॉग, स्मॉग मिला है स्मोक और फॉग से मिलके स्मॉग, ये हमें देखने को मिलते हैं शहरों में। तो जो आप सिटीज़ में जाएंगे तो आपको फॉग देखने को स्मॉग देखने को मिलता है। तो ये स्मोक कहाँ से आता है? व्हीकल एमिशन से स्मोक आ गया सिटीज में, और फॉग अगर मिल गया तो ये बन जाएगा स्मॉग। तो ये हो गया फ्रॉस्ट, फॉग, मिस्ट, स्मोक। क्लाउड्स, क्लाउड is a mass of minute water droplets or tiny crystals of ice formed by the condensation of water vapor in free air at considerable elevation। मतलब बहुत ज़्यादा हाइट पे जब ये वाटर वेपर कंडेंस होता है तो ये क्लाउड्स बनाते हैं। और इस क्लाउड्स में क्या होते हैं? माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब छोटे छोटे पानी के कण, वाटर के कण, और ये क्रिस्टल, छोटे छोटे आइस क्रिस्टल होते हैं, ये क्लाउड्स होते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन हाइट, एक्सपेंस, कितनी दूरी में फैला है, ऊंचाई कितनी है, डेंसिटी कितनी इसकी डेंसिटी है क्लाउड्स की, और ट्रांसपेरेंसी और ओपेकनेस, मतलब इसमें सनरे कितना पेनिट्रेट कर पाती है, इसके बेसिस पे क्लाउड्स को हमने 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया है। पहला है सीरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस और निम्बस। अब बारी बारी से इन क्लाउड्स को हम देखते हैं। सीरस क्लाउड, ये सबसे ऊपर बनने वाले क्लाउड्स हैं। ये लगभग 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर ऊपर ये क्लाउड्स बनते हैं, ये हाई ऑल्टीट्यूड क्लाउड्स होते हैं। अब क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे होते हैं तो ये बने होते हैं आइस क्रिस्टल के। टेम्परेचर ऊपर जाने पे गिर जाता है, कम हो जाता है, इसलिए आइस क्रिस्टल के बने होते हैं। अब 8-10 किलोमीटर की हाइट पे तो आइस क्रिस्टल हो ही जाएगा। अब क्योंकि ये आइस से बने होते हैं तो ये व्हाइट दिखते हैं, सफेद दिखते हैं, और ये थिन होते हैं, और डिटैच भी क्लाउड होते हैं ये, तो इसलिए इनका अपीयरेंस फिदरी होता है। ये फिदरी टाइप का दिख रहा है ना, ये फिदरी, और ये हमेशा व्हाइट दिखते हैं। तो ये क्लाउड बहुत ऊपर दिखते हैं। अगर आप गांव में कहीं जाएं तो आपको दोपहर के टाइम में ऐसे क्लाउड्स देखने को मिल जाते हैं, और ये बहुत ऊंचे होते हैं और सफेद दिखते हैं बिल्कुल। क्यूमुलस क्लाउड, ये कॉटन वुल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, फ्लैट बेस होता है, कुछ इस तरीके का बेस होगा, ये ऊपर की तरह एक कॉटन वुल की तरह ऊपर उठा होता है। लगभग ये 4 से 7 किलोमीटर के बीच में बनते हैं ये क्यूमुलस क्लाउड, और ये पैचेस में होते हैं, इधर उधर बिखरे से होते हैं ये पैचेस में, और इनका बेस फ्लैट होता है। तो अभी एल नीनो का टाइम चल रहा है अपने इंडिया में, मतलब बारिश कम होने वाली है। तो जब आप नॉर्दर्न इंडिया में जाएंगे, नॉर्दर्न इंडिया मतलब पंजाब से लेके बंगाल तक की बात हो रही है, तो जाएंगे आपको ये क्लाउड बहुत आसानी से दिख जाएंगे। ये सुबह से ही दिखने लगते हैं, और हालांकि इनमें बारिश वारिश तो होती नहीं, तो ये बहुत दूर दूर तक दिखेंगे, इनमें स्पेस भी होता है बीच में, बहुत दूर दिखेंगे, और एक पहाड़ों की तरह दिखते हैं ये जैसे ऐसे लगता है कि कॉटन को इकट्ठा कर दिया गया है तो ये ऊपर की तरफ
मतलब एक्सटेंड होते हैं। तो ये हो गया क्यूमुलस क्लाउड। स्ट्रेटस क्लाउड, स्टेटस नाम ही सजेस्ट कर रहा है, स्टेटस मतलब स्ट्रेटिफाइड। तो ये लार्ज पोर्शन को कवर करते हैं, मतलब बहुत दूर दूर तक ये फैले हुए होते हैं क्लाउड, और इसमें लेयर्ड होता है, ये लेयर्ड होते हैं, मतलब एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर ऐसे होते हैं, लेयर्ड क्लाउड्स होते हैं। तो स्ट्रेटस बहुत दूर दूर तक ये फैले होते हैं। और ये बनते कब हैं? या तो हीट लॉस से बनते हैं, मतलब एयर का अगर हीट लॉस हो गया तब बनेंगे, या फिर डिफरेंट टाइप के एयर मास, जैसे कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास मिले तब ये बनते हैं। तो या तो एयर मास मिले डिफरेंट टाइप्स के, या फिर हीट लॉस हो जाए एयर का, तब ये बनते हैं स्ट्रेटस क्लाउड। और ये स्ट्रेटिफाइड होते हैं, लेयर्ड होते हैं। निम्बस क्लाउड्स, ये निम्बस क्लाउड या तो ब्लैक होते हैं या डार्क ग्रे कलर के होते हैं, या तो ब्लैक होगा या डार्क ग्रे कलर का होगा। ये या तो सरफेस के बिल्कुल पास बनते हैं, या मिडिल लेवल पे, मतलब कुछ हाइट पे बनते हैं, ज्यादा हाइट पे नहीं बनते, स्ट्रेटस से भी नीचे बनते हैं। और ये बहुत डेंस होते हैं, एक्सट्रीमली डेंस, इतने डेंस होते हैं कि सनरेज इसको पार ही नहीं कर पाती, और जो इसके नीचे क्लाउड्स के नीचे बन जाती है छाया, अंधेरा छा जाता है। और ये कभी कभी क्लाउड्स इतने नीचे बन जाते हैं कि ऐसे लगता है कि ये जमीन को छू देंगे। तो ये है निम्बस क्लाउड्स। हमने कौन कौन से क्लाउड्स पढ़ लिए? सीरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बस, ये चार क्लाउड्स हमने पढ़ लिए। अब ये चारों के कॉम्बिनेशन से कुछ हमने क्लाउड्स क्लासिफाई किए हैं, इन चारों के कॉम्बिनेशन से। ये कौन कौन सी हैं? अगर हाई ऑल्टीट्यूड पे क्लाउड कोई बन रही है तो सीरस होगी, अगर मिडिल ऑल्टीट्यूड पे बन रही है तो ऑल्टो से शुरू होगी, लो ऑल्टीट्यूड पे बन रही है तो स्टेटस से स्टार्ट होगी, और बहुत ही नीचे अगर बन रही है, वर्टिकल ग्रोथ उसका हो रहा है कुछ इस तरीके से, तो उसको क्यूमुलस या क्यूमुलोनिम्बस कहते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। जो हाई क्लाउड्स होती हैं उसे बोलते हैं सीरस, और ये बनती है 6000 से 12000 मीटर, मतलब 6 से 12 किलोमीटर के बीच में। सीरस क्लाउड हमने देख लिया है। सीरस और स्टेटस, ये स्टेटस क्लाउड हमने देखा था ना, लेयर्ड होती है, वो अगर मिलके बना तो सीरो स्टेटस, और ये 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के बीच में बनती है। सीरो, सीरो मतलब ऊपर वाली हाई ऑल्टीट्यूड वाली हो गई, और क्यूमुलस मतलब नीचे वाली क्लाउड हो गई, तो ये सीरो क्यूमुलस हो गई, सीरो क्यूमुलस क्यूमुलस क्लाउड हो गई। मिडिल ऑल्टीट्यूड मतलब ऑल्टो, ऑल्टो लग जाएगा शुरू में, तो मिडिल ऑल्टीट्यूड पे कौन बनेगी? क्लाउड्स ऑल्टो स्ट्रेटस या ऑल्टो क्यूमुलस, ये बनती है 2000 से 6000 मीटर के बीच में। लो क्लाउड्स, इनको स्ट्रेटस बोलते हैं, और ये 2000 मीटर से नीचे बनती है, मतलब 2 किलोमीटर से नीचे बनती है। इनमें होता है स्टेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस और निम्बो स्टेटस। तो ये हो गई यहां से यहां तक 8 क्लाउड्स, तीन ये, तीन दो पांच, तीन आठ, तो 8 क्लाउड्स हो गई। और ये क्यूमुलस 9, और एक क्यूमुलोनिम्बस 10। तो टोटल हमने 10 क्लाउड्स रिकॉग्नाइज किए हैं। ये है 10 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। सीरो क्यूमुलस, ये क्यूमुलस है, क्यूमुलस वुल लाइक स्ट्रक्चर है इसका, तो ये क्यूमुलस है। सीरस तो ऊपर है, मतलब हाइट पे है, तो सीरस, और क्यूमुलस क्योंकि क्यूमुलस स्ट्रक्चर है इसका, तो क्यूमुलस। सीरस फेदर लाइक अपीयरेंस। सीरोस्टेटस स्ट्रेटिफाइड है, और सीरस तो ऊपर हाइट पे है, और स्टेटस स्ट्रेटिफाइड है, तो ये सीरोस्टेटस। निम्बोस्टेटस स्ट्रेटिफाइड टाइप की है, ये नीचे बनी है ये, और ये एक्सटेंशन इसका वर्टिकल जा रहा है ऊपर, तो निम्बोस्टेटस हो गया। ऑल्टो क्यूमुलस मिड ऑल्टीट्यूड पे बना है, और क्योंकि क्यूमुलस स्ट्रक्चर है इसका, वुल लाइक, कॉटन लाइक, तो ये क्यूमुलो ऑल्टो क्यूमुलस हो गई। ऑल्टो स्टेटस, ऑल्टो मतलब मिड ऑल्टीट्यूड, स्टेटस मतलब स्ट्रेटिफाइड, तो ये ऑल्टो स्टेटस हो गई। क्यूमुलस हमने देख ही लिया है, ये वुल लाइक स्ट्रक्चर है। स्टेटोक्यूमुलस है ये, और ये स्टेटस है। और ये है क्यूमुलोनिम्बस, सबसे ज्यादा बारिश करने वाली, ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है। तो ये एक्सटेंशन इसका बहुत ऊपर तक जाता है, बहुत बड़ी होती है क्लाउड, और डेंस भी होती है ये। तो ये हो गई क्यूमुलोनिम्बस।
तो दोस्तों ये हो गई टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। तो दोस्तों दोस्तों इस पार्ट में हमने जो भी कंडेंसेशन, ड्यू पॉइंट, फ्रॉस्ट फॉग या फिर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इस टाइप के जितने भी टर्म्स पढ़े हैं ये मतलब कि टेक्निकल टर्म्स हैं। तो इनसे घबराना नहीं है, 2-4 बार रिवाइज करने पे आ ही जाता है और बोर नहीं होंगे, इसको बार बार देखेंगे तो आपको आ ही जाएगा। कल हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन और टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश कैसे होती है और वो कितने टाइप की होती है, तो कल हम वो पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।